बाल गोविंद भगत इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम तीसरे इस पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 14 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत इस पाठ का यह सेशन क्रमांक दूसरा है। इसके पहले सेशन में हमने पढ़ा था बाल गोविंद भगत, इनके व्यक्तित्व के बारे में हम पढ़ रहे हैं। लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी, इन्होंने रेखा चित्र इस साहित्य की विधा के द्वारा हमें बाल गोविंद इस साधारण व्यक्ति के असाधारण व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए उनके बाह्य व्यक्तित्व का वर्णन हमें करवाया था। अब उनके अंदर क्या क्या गुण थे इसका परिचय लेखक हमें पाठ के अगले परिच्छेदों में दे रहे हैं। चलिए सब लोग पाठ्य पुस्तक निकालेंगे। चलिए सब लोगों ने पाठ्य पुस्तक निकाला। अब हम लोग परिच्छेद को विस्तार से पढ़ते हैं। भादों की वह अंधेरी अधतरिया अधरतिया, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलधार वर्षा खत्म हुई। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली को झंकार या दादरों की टरटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकते। अब देखिए, इसके पहले हमने आषाढ़ महीने का वर्णन पढ़ा। अब यहाँ पर लेखक ने भादों महीने का वर्णन किया है। जैसे कि आप लोगों को पता होता है कि बरसात ऋतु में एक एक महीने के बाद एक एक क्रियाकलाप किसानों के होते रहते हैं, खेतों में या प्राकृतिक जो परिवर्तन होते हैं वो होते रहते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर लेखक वर्णन कर रहे हैं कि बाल गोविंद भगत का जो संगीत था उसका जादू न केवल मनुष्य जगत पर बल्कि प्राकृतिक परिवर्तन में भी उसका वर्णन लेखक यहाँ पर कर रहे हैं कि बादलों की गरज, बिजली की तड़प में जब वो गाते थे तो उनका आवाज बादलों की गरज से भी मधुर होता था, बिजली की तड़प से भी मुग्ध करने वाला होता था। आगे लेखक कहते कि अब झिल्ली को झंकार या दादरों की टरटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में नहीं डुबो सकती, कि इतना उनका आवाज इतना मनमोहित करने वाला था कि दादुर अर्थात मेंढकों की टरटर की तरफ भी लोगों का ध्यान नहीं खींचता था। लोगों का ध्यान बाल गोविंद का मधुर संगीत की तरफ ही मोहित हो जाता था। उनकी खंजड़ी टिमक टिमक बज रही है और वे गा रहे हैं। अब देखिए, खंजड़ी एक वादक का नाम होता है जो बजाते गाते समय बजा कर गाया जाता है। गोदी में पीवा चमक उठे सखियां चुप उठना, हाँ पिया तो गोद में है, किंतु वह समझती है वह अकेली चमक उठती है, चिहुकी उठती है। खुशी भरे बादल वाले भादों की रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौन उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। अब देखिए, यहाँ पर रात के दिन का वर्णन करते समय लेखक कहते हैं कि दिन में तो अन्य चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं जाता था, इतना उनका आवाज मधुर होता था। लेकिन अब लेखक कहते हैं कि रात में जब सारे लोग सोए और होते थे, संसार निस्तब्धता में रहता था, उस समय क्या हो जाता था कि बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लाया चोर मुसाफिर जाग जरा, अर्थात भले सवेरे वो उठकर जब सारा संसार सोया होता था वह अपने मधुर संगीत से लोगों को जगाते थे। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। अब आगे लेखक कहते कि कार्तिक आया नहीं थी बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई। अब देखिए, यहाँ पर इसके पहले लेखक ने आषाढ़, भादों इन महीनों का वर्णन किया है। अब इस परिच्छेद में लेखक ने कार्तिक महीने का अर्थात कार्तिक महीने का मास का वर्णन किया है। प्रभाती का अर्थ क्या होता है कि जैसे कि देखो, आप लोगों ने गाँव में तो अधिकतर ये चीजें हमेशा दिखाई देती है, सुनने को मिलती है, या आप लोगों ने किया भी होगा कि बहुत सवेरे जल्दी उठकर जो गीत गाए जाते हैं मंदिरों में, या बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर पूरा गांव में मधुर संगीत, भजन, कीर्तन गाते हुए जो गांव में घूमते हैं सुबह सुबह, उसे प्रभातिया कहा जाता है।
तो कार्तिक आया ही कि नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई जो फागुन तक चला करती थी। अब देखो कार्तिक और फागुन महीने में यह प्रभातियां बाल गोविंद जी सुबह सुबह भले सवेरे गाते रहते थे। इन दिनों में वे सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। अब देखिए यहाँ पर उनकी दिनचर्या, इसका वर्णन किया है आपको। दिनचर्या पर अगर प्रश्न पूछा जाता है तो यह प्रश्न का उस प्रश्न का उत्तर आप इस परीक्षा में जो आए हैं वर्णन उसको आप लिख सकते हैं कि वह भले सुबह उठ जाते थे, बहुत ही सुबह उठ जाते थे और नदी पर स्नान करने के लिए जाते थे जो उनके घर से लगभग 2 मील दूर नदी थी। वहां पर वो जाकर भले सुबह कितने भी ठंड क्यों ना हो वह ठंडी नदी के पानी से ही स्नान करते थे। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजरी लेकर जा बैठते। पोखरे का अर्थ होता है तालाब, छोटी तालाब जो होते उसे पोखरे कहते। तो वहां पर देखो नदी में से जब वो नहा धोकर आते थे तो पोखरे पर चले जाते थे और अपने खंजरी लेकर गीत गाना शुरू कर देते थे। गाने तैरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी, भोर का अर्थ होता है सुबह, प्रातः, उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अब देखिए यहाँ पर लेखक कहते हैं कि वो बहुत देर तक सोने वाले व्यक्ति थे। क्यों सोने वाले थे? वैसे ही ठंडे के मौसम में, जब भी आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा कि ठंडी के मौसम में बहुत सारे लोगों को सुबह भले ही उठने की आदत होती है लेकिन वो भी देर से उठते हैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा ठंडी होती है, दांत किटकिटाने वाली ठंडी होती है और ऐसे मौसम में लोग ज्यादा सुस्ता जाते हैं और वो उठ नहीं पाते हैं भले सुबह में। लेकिन बाल गोविंद भगत ऐसे सुबह में भी भले ही वो दांत किटकिटाने वाली ठंडी क्यों ना हो वह गांव के बाहर 2 मील चलकर नदी के ठंडे पानी से नहाते थे और फिर पोखरे पर जाकर अपने खंजरी लेकर संगीत शुरू कर देते थे और उनके मधुर संगीत से सारे लोग जाग उठते थे। तो उसका वर्णन यहाँ पर लेकर करे कि वो खुद देर तक सोने वाले थे लेकिन ऐसे माघ महीने के दांत किटकिटाने वाले ठंडक के मौसम में भी भले सुबह उस पोखरे की तरफ लेखक क्यों चले जाते थे? क्योंकि उनके मधुर संगीत के बोल उनको सुनाई देते थे। अभी आसमान के तारों में दीपक बुझे नहीं थे, अर्थात रात अभी बाकी थी, सुबह नहीं हुई थी। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, इसके लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहे थे। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी अंगुलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर वह अपने संगीत गाते समय अपने गीतों में इतने खुद स्वयं मोहित होते थे, उनको इतने मग्न होते थे कि वो अपना सारा बाकी सारा इर्द गिर्द आजू बाजू में क्या हो रहा है इसे वह बेमग्न हो जाते थे। उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता था। कमली को तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक में श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते थे। अब देखिए ठंडी के मौसम में भी वह इतना मग्न होकर गाते थे और गाते में वह इतना श्रम लगा रहे थे कि पूरे शरीर उनका उस कार्य में लगा रहता था और इसी कारण उनके मस्तक पर इतने ठंडी के मौसम में भी पानी की बूंदे आ जाते थे। गर्मियों में उनकी संध्या उमस भरी शाम को भी शीतल कर देते थे। अब देखिए आगे उन्होंने अब तक उन्होंने आषाढ़, भादो, कार्तिक, फागुन इन महीनों का वर्णन किया है। आगे वो गर्मी के मौसम का वर्णन कर रहे अर्थात माघ महीने का वर्णन वो कर रहे थे कि गर्मियों के मौसम में भी संध्या तक शाम को भी वह आप लोगों को पता होगा कि गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा उष्णता के कारण गर्मी हो जाती, लेकिन जैसे ही शाम को उनका मधुर गीत लोग सुनते थे
तो शीतलता प्रदान कर देते थे, उनके मन को भी शीतलता का आभास होता था। अपने घर के आंगन में वे आसन जमा बैठते और गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। ये सारे यहाँ पर खंजड़ियाँ, करताल, ये जो शब्द आए हुए हैं वे सारे उनके वादक है, जो गीत गाते समय जो साहित्य का उपयोग किया जाता है उन्हें कहा जाता है। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर उनके उस मधुर संगीत में केवल बाल गोविंद स्वयं उसमें मग्न नहीं होते थे, बल्कि उनके इर्द गिर्द जो भी श्रोता आते थे तो वह भी अपने तन मन से उनके उस संगीत में, उनके उन गीतों में मग्न हो जाते थे और वह भी तन और मन से नृत्य करने आरंभ कर देते थे। तो इस प्रकार सारा आंगन संगीत और नृत्य से ओतप्रोत हो जाता था। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। अब देखिए यहाँ पर अब तक लेखक ने विक्रम संवत के जो कैलेंडर के अनुसार जो भारत के अलग अलग महीनों के नाम होते हैं उनका वर्णन किया था। आषाढ़, भादो, कार्तिक, फागुन, मास, इन महीनों का वर्णन किया है। इसके अलावा भी महीने होते हैं, टोटल आप लोग को पता होगा कि 12 महीने होते हैं। चैत होता है, वैशाख होता है, जेठ, सावन, आश्विन, अगहन और पूस, ऐसे मिलाकर टोटल 12 महीने होते हैं। अब आगे लेखक ने उनके संगीत साधना का जो चरम उत्कर्ष कहा गया है कि अपने बेटे के, इकलौते बेटे के मृत्यु पर भी उन्होंने अपने संगीत साधना का जो या संगीत के प्रति जो प्रेम दिखाया है उसका वर्णन किया है, जो बहुत ही हृदय स्पर्शी है। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोधा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। अब देखिए यहाँ पर लेखक ने जो वर्णन किया है उनके बेटे का, उससे पता चलता है कि वह किसी न किसी प्रकार से दूसरों पर निर्भर रहने वाले बेटा था। उनका थोड़ा वह नॉर्मल जो लोग होते हैं उनसे अलग था। इसीलिए बाल गोविंद भगत जो थे वो अपने बेटे को एक अलग नज़र से देखते थे। वो उनको ज़्यादा प्यार देना चाहते थे और उनको अपने बेटे के प्रति एक अलग सा व्यवहार वो रखते थे कि उनको ज़्यादा, क्योंकि वो उनकी जो कमजोरी थी बेटे की उसे उनको पता चल गया था और इसीलिए वह मानते थे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा निगरानी में रखना चाहिए था। और जो वो बच्चे जो होते ज़्यादा प्यार के होते, इसीलिए वह अपने बेटे के प्रति अधिक स्नेह रखते थे। उनका बेटा जो था वो हमेशा बीमार रहा करता था और इसी कारण वह अपने बेटे को निगरानी और ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत या प्यार देना चाहते थे। तो बच्चों, अब तक हमने बाल गोविंद भगत, इनके व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा, किस प्रकार से उनका व्यवहार आचरण था, इसका वर्णन हमने विस्तार से पढ़ा। आगे भी लेखक हमें इस रेखा चित्र में बाल गोविंद भगत, इनके जीवन की विशेषताओं का वर्णन हमें करवाने वाले हैं, लेकिन उसको हम पढ़ेंगे इसके अगले सेशन में। धन्यवाद।